हाय एवरीवन, आज हम करेंगे मशीन लर्निंग टेक्निक्स एमएलटी वीक 1 का ग्रेडेड असाइनमेंट। और ये जो वीडियोस होंगी ये एक सीरीज फॉर्म में होंगी, मतलब क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 पार्ट वाइज वीडियो होंगे। बिकॉज मशीन लर्निंग क्योंकि थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट है, मैथ से रिलेट करता है, मैथ्स 2 और स्टार्स 2 से रिलेटेड है कॉन्सेप्ट इसमें। बट स्टिल हमें इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, बिकॉज अगर मैं एक असाइनमेंट कवर करूँ तो इसके 10 क्वेश्चंस या जितने 10-12 क्वेश्चंस होंगे ना, सिर्फ वीडियो बनाने में इट विल टेक मोर देन 2 आवर्स। और मैं नहीं चाहती कि इतना ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो। मैं चाहती हूँ कि शॉर्ट शॉर्ट वीडियो हो, मतलब पार्ट वाइज, ताकि आपको जिस क्वेश्चन में आप स्टक हो रहे हो, जिसमें फंस रहे हो, आप सिर्फ उतना ही आंसर्स देखो और बाकी मतलब एक थ्योरी रिवीजन के लिए रख सकते हैं। और अभी तो हम सिर्फ ग्रेडेड असाइनमेंट करेंगे, बिकॉज मशीन लर्निंग टेक्निक्स में काफ़ी सारी थ्योरी और बहुत सारी चीज़ें याद करने के लिए। तो अभी हम फर्स्टली हमारा यही टारगेट होगा कि हम ग्रेडेड असाइनमेंट के सॉल्यूशन भेजेंगे। बट इन केस अगर आपको एक्टिविटी क्वेश्चन या फिर इन केस अगर एक्टिविटी क्वेश्चंस में या फिर आपको असाइनमेंट में या लेक्चर में कहीं भी दिक्कत आ रही है, या समरी आपको पता करनी कि समरी हमें नहीं समझ आई वीक 1 की जिसमें पीसीए के बारे में बताया गया है, तो ये सारी चीज़ें आप कमेंट में मेंशन कर देना। तो मेंशन करने से ये होगा कि नेक्स्ट टाइम जो वीडियो बनेगी, जैसे वीक 1 का होगा ना, जैसे अगर मैंने वीक 1 का ग्रेडेड असाइनमेंट कवर करा, फिर आप वीक 1 से ही डाउट पूछोगे तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा कि मैं अगर आपको प्रैक्टिस असाइनमेंट का कहीं क्वेश्चन में आप स्टक कर रहे हो तो मैं वो वाला उसी वीडियो के साथ में लगा दूंगी, अटैच कर दूंगी क्लिप। और इन केस अगर कोई समरी में दिक्कत है तो वो मैं उसी के साथ अटैच कर दूंगी, जिससे क्या होगा कि हमारा वीक 1 का सारा कंपोनेंट कवर हो जाएगा। मतलब क्वेश्चंस भी हो जाएंगे और लेक्चर थ्योरी अगर आपको चाहिए कि मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूं, सो आई विल बी डूइंग दैट टू। अब एक और चीज़ बतानी थी कि जैसे अभी हमारा जैसे ग्रेडेड असाइनमेंट अभी हम कर लेते हैं, और जैसे ही हमारा वीक 4 ग्रेडेड असाइनमेंट तक कंप्लीट हो जाएगा हमारा पूरा क्वेश्चन, तो हम ट्राई करेंगे कि मतलब हम क्विज जैसे होता है ना, क्विज 1, तो क्विज 1 के पहले एक समरी वीडियो और एक उसी का प्रैक्टिस असाइनमेंट, नॉट प्रैक्टिस असाइनमेंट लेकिन से मॉक टाइप क्वेश्चन हम करेंगे सॉल्व, जैसे कि हमें क्लैरिटी हो कि हम जो पढ़ रहे हैं वो अप्लाई कहाँ हो रहा है। तो पहले तो मैं थोड़ा सा इसमें बेसिक बता देती हूँ क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है। इसमें मैं बता देती हूँ कि पीसीए हम वीक 1 में करेंगे, वीक 1 में एंड सॉरी वीक 1 में हम पीसीए कवर कर रहे होंगे। पीसीए का फुल फॉर्म क्या है? पीसीए का फुल फॉर्म है प्रिंसिपल। एंड गाइस, मेरे पास नया ग्राफिक टैबलेट आ गया है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, क्योंकि मुझे इसमें लिखने में भी अच्छा लग रहा है और थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है तो भी अच्छा लग रहा है, बिकॉज कुछ नया सीखने को मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। सो अब मुझे अच्छा लग रहा है। पहले मैं माउस से लिख रही होती थी तो बहुत दिक्कत होती थी। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, ठीक है। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, इसमें हम चेक क्या कर रहे होंगे? तो बेसिकली इसमें हमारा टारगेट है, पीसीए करता क्या है? पीसीए जो है ना, ये बेसिकली जब भी हम ये वर्ड पीसीए यूज करते हैं तो इसका आपको एक माइंड में क्लिक करना चाहिए, एक वर्ड जो है कंप्रेशन या रिडक्शन। ये क्या करते हैं हम, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें 1000 सैंपल्स हैं और हम चाहते हैं कि इस डेटा सेट को कंप्रेस कर दें, रिड्यूस कर दें विद अटेनिंग या विद रिटेनिंग मैक्सिमम वेरिएंस, या फिर इंफॉर्मेशन कह लो, ठीक है, मैक्स इंफॉर्मेशन। हमें चाहिए कि हम जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं या जो भी चीज़ हम मॉडल को ट्रेन करेंगे उसमें हम मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कैप्चर करें, मैक्सिमम चीज़ें हमें पता रहे। और जो थोड़ा बहुत इसका रेसिड्यू पार्ट होगा जो हमें नहीं पता है, जो चीज़ मॉडलिंग के टाइम में एरर हो जाता है थोड़ा बहुत, तो वो हम उसे हटा देंगे, उसे एक्सक्लूड करके चलेंगे। तो जब भी हम पीसीए के बारे में बात करते हैं तो कंप्रेशन के बारे में हम ज़्यादातर देख रहे होते हैं कि कैसे हम कंप्रेस कर सकते हैं डेटा को। सो कुछ मैंने इसमें डेफिनेशन नहीं, कुछ हेल्पफुल पॉइंट्स लिखे हैं। आई थिंक ये अच्छा रहेगा आपको पीसीए स्टार्ट करने के लिए, पीसीए के बारे में समझने के लिए। सो लेट्स सी why PCA is important. So PCA reduces the noise by focusing on important feature firstly, and then um, when uh, when we say that it is reducing the dimensions, so when we reduce the dimension, when we reduce the dimension, जब भी हम dimension reduce कर रहे होंगे तो हमारा जो मॉडल होगा
लर्न या फिर इट विल लर्न फास्टली, ये ज़्यादा जल्दी लर्न कर लेगा। जैसे अगर हम हमारे पास कोई 2-3 आंसर्स याद करने के लिए हैं, तो हम ज़्यादा जल्दी याद करेंगे रेदर देन 10-12 क्वेश्चंस के, राइट। तो हमारे लिए आसानी के लिए हमारी आसानी के लिए हम इसका डिमेंशन कम करते हैं, जिससे कि क्या होगा, हमारा जो आउटपुट होगा या जो मॉडल को हम ट्रेन कर रहे होंगे वो काफ़ी जल्दी हो जाएगा। एंड ऑल्सो इट अवॉइड्स द इट नॉट अवॉइड बट इट रिमूव्स द रिडंडेंट फीचर्स। जो भी फीचर्स हमारे लिए यूजफुल नहीं है, जिसका कोई पर्पस नहीं है हमारे फीचर के लिए, वो फीचर मतलब वो चीज़ हम वहाँ से वो हम डिलीट कर देंगे। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट बक बक, तो इतना सारा भाषण दे रही हूँ उसके लिए माफ़ कर देना मेरे भाइयों और बहनों। नया नया ये लगा है ना वीडियो बनाने का, अच्छा लगता है बनाने में, तो एक्साइटमेंट में कुछ भी बोल देती हूँ। चलो, तो ये हमने समझ लिया कि पीसीए की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है जब हमारे पास, और इसे हम ये भी बता सकते हैं कि जैसे हमारे पास कुछ डेटा पॉइंट्स हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि हमारा मेजॉरिटी ऑफ द डेटा सेट कहाँ पे मतलब एक्चुअली कहाँ पे लाई कर रहा है, किस रीजन में लाई कर रहा है। तो इसी से हमें मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। 95% इसका थ्रेशोल्ड होता है कि 95% तक हम मैक्सिमम रिटेन कर रहे होंगे हमारी फीचर्स को। और जो फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट हम निकालेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट अगर इस क्वेश्चन में आए, इसमें तो नहीं है, बट जब भी हम फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट की बात करते हैं, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट हमें फाइंड कैसे करना है। जो भी हमारा लार्जेस्ट आइगन वेक्टर होता है वो हमें देता है फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट, और फिर लार्जेस्ट आइगन वेक्टर से हम कोवेरिएंस मैट्रिक्स बनाते हैं, और फिर आगे की इंफॉर्मेशन हम डिराइव करते हैं। So after all that bhashan, so let's start the video now. Okay. I'm really sorry. एक छोटा सा फ्लो चार्ट भी बना ही देती हूँ। Basically, week 1 and 2 we will do PCA. Week 3 we will learn about clustering, and in week 4 we will do kernel problem or EM algorithm. Okay. So this was the introduction, that what we are going to learn in the first 4 weeks, right? So let's solve this question first. The first question is, consider a data point x -1 and 1 and a line passing through the origin. जब भी कोई लाइन origin से पास कर रही होती है, तो let's say ये हमारा origin है और यहाँ से एक मैंने लाइन बना ली, ठीक है। origin मतलब 0 0 से पास हो रही है। अब इन्होंने बोला है एक लाइन पास हो रही है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर w, ठीक है। w हमारा वेक्टर है, तो ये हो गया, मान लेते हैं ये वाला पार्ट। लेट मी चेंज द कलर, ग्रीन कलर, है। सो दिस ग्रीन वाला एरो इज माई w, जो कि इसका वेक्टर है। w इज अ वेक्टर जो कि 3 3 है। तो अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ ये 3 हो गया और यहाँ पे भी ये 3 हो गया, ठीक है। तो ये w जो वेक्टर है 3 3, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें बोला गया है कि व्हाट कैन यू से व्हाट कैन यू से अबाउट द प्रोजेक्शन अबाउट द फॉलोइंग क्वांटिटीज, कि हम क्या कह सकते हैं प्रोजेक्शंस और बाकी फीचर्स के बारे में, राइट। जल्दी से देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया, थोड़ा सा मुझे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जल्दी से, x इज 1 -1 एंड w वेक्टर है हमारा जो कि लाइन से पास कर रहा है विच इज 3, ठीक है। अब हमें प्रोजेक्शन बोला है, फर्स्ट पार्ट में प्रोजेक्शन बोला है। तो ये हमने मैथ्स 2 में भी पढ़ा था कि जब भी हम किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकाल रहे होते हैं ना, तो इसका एक ये फॉर्मूला होता है u डॉट वी अपॉन वी डॉट वी, राइट, और टाइम्स द वी वेक्टर। इसी को हम मशीन लर्निंग में कैसे लिखते हैं, इसी को हम मशीन लर्निंग में लिखते हैं
जस्ट अ सेकेंड, इसी को मशीन लर्निंग में लिखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ एक्स ऑन टू डब्ल्यू। सो प्रोजेक्शन ऑफ एक्स ऑन टू डब्ल्यू, ठीक है, इसे हम लिखते हैं एक्स ट्रांसपोज डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू ट्रांसपोज डब्ल्यू टाइम्स डब्ल्यू। ये जो है ये डॉट प्रोडक्ट है, ये जो है ये हमारा डॉट प्रोडक्ट होगा, और ये डब्ल्यू ट्रांसपोज डब्ल्यू तो आपको पता ही है कि नॉर्म ऑफ डब्ल्यू का स्क्वायर, और यहाँ पे ये डब्ल्यू जो हमारा वेक्टर था जो कि हमारी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो जल्दी से हम एक्स ट्रांसपोज डब्ल्यू देख लेते हैं। एक्स ट्रांसपोज डब्ल्यू, व्हाट वाज आवर एक्स? एक्स इज 1 माइनस 1, राइट? तो 1 माइनस 1 हमने ये लिख लिया। जल्दी से फाइंड करते हैं अब। सॉरी, projection is w, not w, really sorry guys, x transpose w upon w transpose w times w वेक्टर, ठीक है। तो हम पहले x ट्रांसपोज w देख लेते हैं, उसके बाद ये पूरी क्वांटिटी सॉल्व कर लेंगे। तो जो हमारा न्यूमरेटर पार्ट है दैट इज x ट्रांसपोज w, उसे सॉल्व कर लेते हैं। सो इट इज 3 माइनस 3। आई होप आपको वेक्टर एडिशन मल्टीप्लिकेशन आता होगा। तो इसकी वैल्यू 0 है, बट सिंस इसकी वैल्यू यहीं पे 0 है, अगर मैं इसमें प्रोजेक्शन की वैल्यू पुट भी कर दूं, प्रोजेक्शन इज इक्वल्स टू 0 अपॉन सम क्वांटिटी w ट्रांसपोज w टाइम्स w। तो जब भी हम किसी वेक्टर, जब भी हम किसी भी नंबर को या किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर, नॉट डिवाइड, मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 0 ही रहता है। बट क्योंकि इट वाज अ वेक्टर तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 0 वेक्टर। हमें बाकी का सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें w ट्रांसपोज w सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने ये न्यूमरेटर में ही देख लिया कि न्यूमरेटर हमारा 0 है। तो ऑब्वियसली दिस होल रिजल्ट इंटायर सोल्यूशन विल बी टेंडिंग टू 0, राइट? तो ऐसे ही करना एग्जाम में भी, जब ये क्वेश्चन आए, इस तरीके का क्वेश्चन आई डोंट थिंक आएगा, बट इन केस अगर 1 मार्क में या 2 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है, तो पहले हम क्या करेंगे कि हम न्यूमरेटर पार्ट सॉल्व कर लेंगे, बिकॉज ये हमारी कैलकुलेशन और हमारा टाइम थोड़ा सेव कर लेता है। अगर यहाँ पे हमें 0 इन केस मिल गया तब तो हमारे लिए ईजी है, बट नहीं मिला तब तो हमें न्यूमरेटर तो ऐसे भी सॉल्व करना है, बट इन केस अगर 0 आ जाता है तो ये हमारे लिए ईजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो हमारा क्या है ऑप्शन, रेसिड्यू अभी हमने सॉल्व नहीं किया, तो रेसिड्यू हम नहीं देखते हैं, प्रोजेक्शन देख लेते हैं। द प्रोजेक्शन इज इक्वल टू द वेक्टर एक्स। क्या प्रोजेक्शन वेक्टर एक्स के इक्वल है? नहीं, जब हमने प्रोजेक्शन सॉल्व करा इसका पूरा रिजल्ट क्या आया, इसका रिजल्ट आया 0, और 0 क्योंकि एक वेक्टर था, बिकॉज हम वेक्टर डॉट प्रोडक्ट्स ये सब ले रहे थे, तो ये डॉट प्रोडक्ट तो सेंस स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इसका डिनोमिनेटर जब हम डब्ल्यू वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वेक्टर बन जाएगा। तो जब भी हम किसी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वेक्टर बन जाता है और वो इतना स्केल हो जाता है वैल्यू। तो प्रोजेक्शन हमारा 0 वेक्टर है, ना कि वेक्टर एक्स। प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, जिसपे ब्लू वाला ये हो रखा है ना, बॉक्स बन रखा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमें बोला है सेकंड में रेसिड्यू निकालने के लिए, तो जल्दी से हम रेसिड्यू भी देख लेते हैं कि रेसिड्यू कैसे फाइंड करना है। यहाँ पे करते हैं, सेकंड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। तो रेसिड्यू का फॉर्मूला होता है कि हम ओरिजिनल वेक्टर में से x ट्रांसपोज w टाइम्स w को सॉल्व करें। जस्ट अ सेकेंड, इसे मैं सही से लिख देती हूँ, इसको मैं, इसे थोड़ा क्लियर रहेगा ना नेक्स्ट टाइम जो सॉल्व कर रहे होंगे। तो रेसिड्यू का फॉर्मूला होता है, इधर मैं लिख देती हूँ, रेसिड्यू इज इक्वल्स टू ओरिजिनल वेक्टर जो हमारा था x, ठीक है, माइनस प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन कहाँ से आएगा, प्रोजेक्शन आएगा x ट्रांसपोज w से। ये मेरी से थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, w ट्रांसपोज लिख देती हूँ, x ट्रांसपोज w, ठीक है, ट्रांसपोज w टाइम्स w, और नॉर्म ऑफ w हम 1 लेके चल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कि न्यूमरेटर वाला पार्ट हो जाएगा ये। अब रेसिड्यू जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। रेसिड्यू क्या होगा, x हमारा क्या था, x वाज 1 माइनस 1
और हमने एक्स ट्रांसपोज डब्लू टाइम्स डब्लू निकाला था, नॉट इक्वल, दैट इज ज़ीरो वेक्टर। ठीक है, तो ज़ीरो वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, 0 0। तो ये क्या होगा, 1 माइनस 0 इज 1, -1 माइनस 0 इज -1 माइनस 0 इज -1। तो जो वेक्टर हमने लिया था ना, जो वेक्टर हम लेके चल रहे थे, अब यहाँ मैंने डायरेक्ट प्रोजेक्शन वैल्यू डाल दिया। यहाँ पे मुझे ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज मैंने प्रोजेक्शन पहले ही फाइंड कर लिया। लेकिन अगर नहीं करा है, सिर्फ मुझे रेसिड्यू बोला जाता क्वेश्चन में, तो हम इस फॉर्मूले से प्रोजेक्शन निकाल लेते। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 एंड -1। तो ये क्लियर है, क्योंकि हमने पहले तो हमने प्रोजेक्शन निकाल लिया था, तो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। प्रोजेक्शन हमने देखा था कि ये ज़ीरो वेक्टर है। जब भी हम रेसिड्यू क्या होता है, जो बचा हुआ होता है, जो शेष बच जाता है ना, जो जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, तो वो कैसे निकलते हैं, जो ओरिजिनल होता है वेक्टर, ओरिजिनल वैल्यू होती है हमारी, उसमें से जो भी हमने प्रोजेक्ट करा है, हमने प्रोजेक्शन जो निकाला था उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारा रेसिड्यू आ जाता है। क्लियर? इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। प्रोजेक्शन हमें पता था 0 है, तो हमने डायरेक्टली x माइनस दिस प्रोजेक्शन, x माइनस प्रोजेक्शन कर दिया और इससे हमें मिल गया 1 -1। हम जल्दी से ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है, प्रोजेक्शन वाला पार्ट इज डन। ऑप्शन ए और बी रेसिड्यू के बारे में कह रहे हैं। रेसिड्यू इज इक्वल टू द वेक्टर एक्स और रेसिड्यू इज इक्वल टू द जीरो वेक्टर। तो जब हमने रेसिड्यू निकाला था, एक्स वेक्टर हमारा क्या है, सॉरी, एक्स वेक्टर हमारा 1 -1 था, राइट। और हमारा रेसिड्यू क्या आ रहा है, ये 1 -1। तो 1 -1 इज इक्वल टू एक्स इटसेल्फ, मतलब जो हमारा ओरिजिनल वेक्टर था वो उसी के इक्वल है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि जो रेसिड्यू है, जो हमने रेसिड्यू फाइंड करी है, दैट इज इक्वल टू द वेक्टर एक्स इटसेल्फ। इसलिए ये आंसर करेक्ट होगा। ये जीरो वेक्टर नहीं आया, जीरो वेक्टर हमारा प्रोजेक्शन का वैल्यू आया था। प्रोजेक्शन जब हमने फाइंड करा था तब उसका आंसर जीरो वेक्टर आया था। तो आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम ग्रेडेड असाइनमेंट 1। जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। इसमें एक पॉइंट है और एक लाइन है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है। द पॉइंट आर लाइज ऑन द लाइन। जो पॉइंट आर है वो लाइन पे ही लाई कर रहा है, दैट इज, चलो देख लेते हैं एक बार फिगर। तो यहाँ पे ये जो है हमारा वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट, इसी के अलोंग एक पॉइंट है आर, दैट इज 1,1 1,1, जो इसी लाइन के अलोंग लाई कर रहा है। और एक पॉइंट है हमारा 2,5 जो कि यहाँ पर है, पॉइंट पी है जो जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2,5। ठीक है, और इससे रिलेटेड, इस फिगर से रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सो लेट्स डू दैट। वी यूज द फॉलोइंग। एक बार क्वेश्चन फिगर देख लेना, डायग्राम। तो W जो हमारा वेक्टर है वो है ओ आर वेक्टर, और R पॉइंट जो था हमारा वो क्या था, 1,1 1,1। ओ आर जो है हमारा वेक्टर वो क्या है, 1,1 के इक्वल। और X हमारा है OP वेक्टर, OP वेक्टर विच इज 2,5। पॉइंट P की कोऑर्डिनेट्स है 2,5 और ओरिजिन से पास हो रहा है, तो हम OP वेक्टर लिख सकते हैं, OP वेक्टर 2,5 इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब हमें बोला गया है कि कुछ स्टेटमेंट है, चारों स्टेटमेंट प्रोजेक्शन से रिलेटेड है, और इसमें हमें एक फॉर्मूला दिया गया है कि प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ द पॉइंट एक्स ऑन द लाइन, जो वेक्टर है हमारा एक्स, उसका लाइन पे प्रोजेक्शन क्या होगा, वो किस फॉर्मूला से हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ तो क्लियरली विजिबल है कि जब भी हम प्रोजेक्शन फाइंड कर रहे होते हैं, तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला, अगर किसी पॉइंट से किसी लाइन पे प्रोजेक्शन निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स ट्रांसपोज डब्ल्यू, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा था, डिनोमिनेटर में डब्ल्यू ट्रांसपोज डब्ल्यू टाइम्स डब्ल्यू वाला वेक्टर। ठीक, तो यहाँ पे ये केस है, मतलब प्रोजेक्शन का जब भी हम फॉर्मूला देखते हैं तो उसका फॉर्मूला ये होता है इसका, हाँ,
एक्स ट्रांसपोज डब्ल्यू टाइम्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाई नॉर्म ऑफ डब्ल्यू का स्क्वायर। इसको हम नॉर्म ऑफ डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर। ठीक, बट क्योंकि यहाँ पे इससे रिलेटेड कोई भी फॉर्मूला मैच नहीं कर रहा है, डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स तो होता ही नहीं है, एक्स ट्रांसपोज एक्स टाइम्स डब्ल्यू तो होता ही नहीं है, ये सारे तो इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 2, 3, 4 तो ऐसे ही विजिबल है, ये सारे इनकरेक्ट है। तो वन ऑप्शन कहीं ना कहीं हमें लग सकता है कि ये ट्रू होगा, बट हमें कंडीशन में कहीं भी दिया नहीं है कि नॉर्म ऑफ डब्ल्यू का स्क्वायर जो है वो 1 के इक्वल है। मतलब डब्ल्यू यूनिट वेक्टर नहीं है। अगर हम देखें डब्ल्यू की बात करें, तो अगर हम 1,1 का नॉर्म ले तो ये आएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज √2, है ना। तो ये खुद भी 1 नहीं है, ये √2 के इक्वल है। और अगर पॉइंट्स के अकॉर्डिंग देखें तो भी इसका नॉर्म 1 नहीं है। तो हम ये कंसिडर नहीं कर सकते, हम अपने आप से अज्यूम नहीं कर सकते कि जो हमारा नॉर्म का स्क्वायर है वो 1 है। और यहाँ पे क्वेश्चन में भी मेंशन नहीं था, तो इस वजह से सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाते हैं। सो हमारा ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, राइट। ये बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, सारे स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स अपॉन अगेन मैंने ही मिस्टेक कर दी, एक्स ट्रांसपोज डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ट्रांसपोज डब्ल्यू टाइम्स डब्ल्यू वेक्टर। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए। हम इसको 1, अगर इसकी वैल्यू 1 है ना, नॉर्म ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर इज 1, अगर ये है तभी हम स्टेटमेंट 1 को ट्रू मान सकते हैं, बट अगर ये नहीं है तो ये सारे ऑप्शन ही इनकरेक्ट हो जाएंगे। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यहाँ पे तो आंसर पहले से ही लिख लिया है, बट हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। हमें बोला गया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ एक्स ऑन द लाइन एल। जो हमारा एक्स है उसका हमें प्रोजेक्शन निकालना है एल पर, लेकिन प्रोजेक्शन ही निकालना है, हमें लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, राइट। तो हमारे ग्रेडेड असाइनमेंट में पहले से ही मेंशन था कि अगर हम प्रोजेक्शन बोलें तो हम सिंपली वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं या प्रोजेक्शन का सिंपल फॉर्मूला से कैलकुलेट कर रहे हैं। बट अगर वहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया था कि अगर हमें स्पेसिफिकली हम लेंथ की बात करेंगे तो हम वो क्वेश्चन में मेंशन कर देंगे। तो इन्होंने, अगर इन्हें लेंथ मतलब अगर किसी भी चीज़ का नॉर्म चाहिए, मतलब इन्होंने बोला था कि हमें नॉर्म यूज नहीं करना है किसी भी फंक्शन का या किसी भी पर्टिकुलर वेक्टर का जब तक वो स्पेसिफाई नहीं किया जाए। बट सिंस इस क्वेश्चन में इन्होंने लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन बोला है तो यहाँ पे हम नॉर्म लेंगे, और अगर ये मेंशन नहीं है तो हमें नॉर्म लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। सो दिस वाज अबाउट द क्वेश्चन, और इसका आंसर 2 डेसिमल प्लेसेस तक देना है। तो लेट्स सी। हमें पता है कि प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स ट्रांसपोज डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू ट्रांसपोज डब्ल्यू टाइम्स डब्ल्यू वाला वेक्टर। एक्स ट्रांसपोज डब्ल्यू जो था, एक्स हमारा क्या था, एक्स वॉज ओपी, राइट। एक बार चेक कर लेते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन से। एक्स वॉज ओपी 2,5 और डब्ल्यू था ओ आर 1,1। एक्स हमारा ओपी वेक्टर था दैट इज 2,5 एंड और डब्ल्यू था हमारा ओ आर वेक्टर जो कि जिसके कोऑर्डिनेट्स थे 1,1। ठीक, तो एक्स ट्रांसपोज डब्ल्यू न्यूमरेटर फाइंड कर लेते हैं पहले। न्यूमरेटर है एक्स ट्रांसपोज मीन्स 2, 5। देखो हम किसी भी वेक्टर को लिखते हैं ना तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, कॉलम फॉर्म में लिखते हैं इस तरीके से। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो ये रो फॉर्म में हम इसे अरेंज कर देंगे, राइट। तो ये हो जाएगा 2, 5 टाइम्स डब्ल्यू। या फिर हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो है ना ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है ये। डॉट प्रोडक्ट से जब भी हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं ना तो वो हमें स्केलर क्वांटिटी देता है, ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए। तो अगर कोई स्केलर क्वांटिटी है तो ऑब्वियसली वो कोई पर्टिकुलर सिंगल वैल्यू होगी, है ना, वो मैट्रिक्स नहीं होगी। बिकॉज आप देख सकते हो कि अगर मैं इस तरीके से लिखूं 2,5 और W अगर मैं इस तरीके से अरेंज कर दूं 1,1, ठीक है। तो ये देखो इसका है 2/1, 2 रोज 1 कॉलम। इसमें कितने कॉलम है, इसमें 1 रोज एंड 2 कॉलम। तो ये 2/2 मैट्रिक्स बन जाएगी। बट क्योंकि जो भी कोई स्केलर क्वांटिटी होती है वो मैट्रिक्स नहीं होती, वो एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। तो हम ये यहाँ से भी पता कर सकते हैं कि हमें किस तरीके से लिखना है। हमें इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि ये सिर्फ एक सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंट करे। उसका फॉर्मूला यहीं से हमें पता चलेगा एक्स ट्रांसपोज डब्ल्यू से। अब डब्ल्यू हमारा क्या था 2, 5,
नो 1 1 राइट 1 1 1 1। पहले ये सॉल्व कर लेते हैं न्यूमरेटर वाला और इस यहाँ तक का पार्ट। ये हो जाएगा 1 1 2 + 5 दैट इज 7। ओके ठीक है, 2 + 5 इज 7। अब हम 7 को W वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी न्यूमरेटर का ही पार्ट है, ठीक है। तो 7 को W वेक्टर क्या था हमारा 1 1, मैं राइट, हाँ 1 1। तो ये क्या हो जाएगा 7 7। अब फिर से फॉर्मूला लिख लेते हैं जल्दी से। प्रोजेक्शन इक्वल्स टू, न्यूमरेटर हमने सॉल्व कर लिया, न्यूमरेटर है 7 डिवाइडेड बाई नॉर्म ऑफ W का स्क्वायर या फिर W ट्रांसपोज W, ठीक है। तो W ट्रांसपोज W सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। 1 1 1 1 हो जाएगा 1 + 1 2। आई होप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्लियर है। तो इसका जो आंसर आएगा प्रोजेक्शन का आंसर जो होगा हमारा वो होगा 7,7/2, या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 7/2 × 1,1। ये एक हो गया कार्टेशियन पेयर के फॉर्म में हो गया। तो 7/2 क्या होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ, प्रोजेक्शन इक्वल टू 3.5, 3.5, ये कार्टेशियन पेयर हो गया। अभी हमने सिर्फ प्रोजेक्शन निकाला है, अभी तक हमने लेंथ नहीं फाइंड करी, अभी तक हमने सिर्फ प्रोजेक्शन निकाला है। अब क्योंकि हमें लेंथ फाइंड करना है, सो वी नो जब भी हम किसी का लेंथ फाइंड करते हैं तो हमें नॉर्म लेना पड़ता है। तो नॉर्म अगर हम कैलकुलेट करें नॉर्म ऑफ दिस प्रोजेक्शन का वैल्यू, तो वो हो जाएगा √3.5 स्क्वायर प्लस 3.5 स्क्वायर। ये मैंने पहले से ही सॉल्व कर रखा है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ 12.25 + 12.25। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 24.5 के अप्रॉक्स, और इसकी वैल्यू हो जाती है 4.946 समथिंग, इस तरीके से जाती है। बट क्योंकि हमें सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखने थे, 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं हमारा फाइनल। इसे मैं आंसर को ऊपर ही लिख देती हूँ ताकि क्लियर है। तो हम इसका फाइनल आंसर जो लिख सकते हैं, फाइनल आंसर वो हो जाएगा 4.946 था, तो हम इसको लिख सकते हैं 4.95 राउंड ऑफ कर।